हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 4 कानून और सामाजिक न्याय, कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, भाग 3। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नोट इम्पोर्टेंट बाजार की एक स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, कुछ ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश में, मुनाफे की चाह में कई बार मजदूरों को उनका हक नहीं दिया जाता। कई बार उनका मेहनताना यानी जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी बनती है उनकी, वो भी कई बार नहीं दिया जाता है। मजदूरों का मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी है, गलत है। मजदूरों का मेहनताना कम न मिले या उसका वाजिब मेहनताना उसे मिले, इस बात की सुनिश्चित एक न्यूनतम वेतन के रूप में की जाती है। कानून है संविधान में। इस कानून के तहत किसी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। न्यूनतम वेतन में हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती है। नोट इम्पोर्टेंट। अहमदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कपड़ा मिलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बिजली से चलने वाले हथकरघे हैं। ये इधर चित्र में दिखाए गए हैं, देख लीजिए। तो लाइट से या बिजली से चलते हैं हथकरघे। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कानून न्यूनतम मेहनताना का कानून है। इसमें एक निश्चित किया जाता है कि कितना उनको न्यूनतम मेहनताना मिलेगा। किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होता है। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए चेतावनी अलार्म, आपातकालीन द्वार, ये सब होने चाहिए। और आगे क्या दिखाया है? चीज़ों की गुणवत्ता के निर्धारण होना चाहिए, मानकों का अनुरूप होने चाहिए। यह बताने वाली हो कि कानून क्या है। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरणों की सुरक्षा अनुरूप होनी चाहिए। ज़रूरी चीज़ें जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के कानून होने चाहिए। ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा, पानी प्रदूषण फैलने से रोकें, किसी प्रकार के प्रदूषण फैलने से रोकें, कानून होने चाहिए भी। कार्यस्थल पर बाल मजदूरी से रोक, मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून भी होने चाहिए। आगे ज़रूरत क्या क्या है? बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक से मेहनताना नहीं देते हैं। चूँकि मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है, इसीलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते हैं। यह कानून किसके हित में होते हैं? यह कानून सारे मजदूरों, खासतौर पर खेत मजदूरों, जो खेत में काम करते हैं मजदूरों, उनके लिए, निर्माण मजदूरी, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू कार्यों के लिए होते हैं। इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मजदूरों के कानूनों के बारे में बताएगा, लागू करने के बारे में कोई खास नहीं है। बहुत से कानूनों का जन्म कहाँ हुआ है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में हुआ है। यानी मौलिक अधिकार लगभग सभी कानूनों का निर्माण करते हैं जो आम आदमी से संबंधित हैं, आम व्यक्ति से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी शोषण से मुक्ति का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना नहीं दिया जाएगा, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी और काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये बात शोषण से मुक्ति अधिकार में लिखी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं करना हो। 14 साल से कम बच्चे हैं जो वो भी किसी कारखाने में या खदान में काम नहीं करेंगे। ये बात इसमें कई संविधान में लिखी गई है। नोट इम्पोर्टेंट। देख लीजिए, इधर एक लड़की है, इधर एक लड़का चाय का काम कर रहा है जो 14 साल से कम है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से लेकर 14 साल तक के बच्चे 40 लाख बच्चे ऐसे हैं
जो विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। इनमें से बहुत से तो खतरनाक काम करते हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 यानी जो बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ था 1986 में संशोधन किया। कब किया? 2016 में किया। क्या संशोधन था? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के व्यवसायों तथा किशोरों के 14 से 18 के जोखिम व्यवसायों में यानी 14 से 18 तक के कोई भी जोखिम व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता, ये प्रतिबंध कर दिया। बच्चों या किशोरों को नियोजन को अब संज्ञेय अपराध बना दिया है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? जिसकी FIR दर्ज की जा सकती है। संज्ञेय की FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आगे क्या है? 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इन्फिनेटिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ किया गया। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन मॉनिटरिंग के लिए किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की भीषण औद्योगिक त्रासदी भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी कारखाना से हुई थी। क्या भोपाल में हुई थी? कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। और कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की कंपनी थी। घटना आज कितने साल हो गए? 24 साल हो गए इस घटना को घटे। ये एक कीटनाशक कंपनी थी, यानी कीटनाशक बनाई गई थी। कारखाना था, कहाँ थी? भोपाल में, अमेरिका की थी। 2 दिसंबर कब? 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इस संयंत्र से कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसानाइड यानी मिक गैस निकली। इसका यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल ऑक्साइड मिक गैस निकली, जो एक बहुत जहरीली गैस है। नोट इम्पोर्टेंट। वहाँ पर जो लोग सोते थे उनको रात में क्या हुआ? खांसी होने लगी, उल्टी आने लगी सभी को, और सिर दर्द करने लगा था। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए थे। 3 दिन में 8,000 से अधिक लोग मर गए थे और लाखों क्या थे? गंभीर रूप से घायल हो गए थे। देख लीजिए, यहाँ पर सामूहिक संस्कार किया जा रहा है। इतने लोग मरे थे कि संस्कार के लिए भी जगह नहीं थी, लकड़ियाँ नहीं थी, इकट्ठा ही संस्कार कर दिया गया लोगों का। जहरीली गैस के जो संपर्क में आए थे ज़्यादातर गरीब लोग थे, कामकाजी। 50,000 लोग आज भी इससे भी बहुत अधिक बीमार हैं। उनको कौन से रोग हैं? श्वास का रोग, आँखों के रोग, बीमारियां हैं और त्वचा रोग भी फैले हैं। अनेक विकृतियां हैं। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी थी, यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी है वही दोषी थी। उसकी गलती के कारण ही ये महाविनाश हुआ था। इसके बाद यहाँ कानूनी लड़ाई शुरू की और यूनियन कार्बाइड पर दीवानी मुकदमा दायर किया गया। दीवानी मुकदमा कौन सा होता है? जिसमें कोई मारपीट नहीं होती और कानून की लड़ाई होती है। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा कंपनी से, लेकिन 1979 में केवल 47 करोड़ डॉलर के मुआवजे के पर ही अपनी सहमति दे दी। केवल 47 करोड़ रुपये मिले सरकार को। फिर सर्वोच्च में जीवित बचे लोगों ने फैसला किया कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया। यानी आखिर में 47 करोड़ डॉलर रुपये दिए कंपनी ने मुआवजा के रूप में। गैस राहत मंत्री से बात करती गैस पीड़ित। जो गैस राहत मंत्री हैं उसे पीड़ित बात करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। यूनियन कार्बाइड ने कारखाने में तो बंद कर दिया, यूनियन कार्बाइड ने कारखाना बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं पर छोड़ दिए। ये रसायन रिसकर ज़मीन में जा रहे हैं, इस कारण वहाँ का पानी दूषित हो गया है। इस संयंत्र से डाउ यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है। जो भोपाल में जहाँ गैस त्रासदी हुई थी, वर्तमान में वहाँ पर कौन सी कंपनी है? डाउ केमिकल नामक कंपनी ने कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है।
यानी यहाँ पर कौन सी कंपनी का नियंत्रण है वर्तमान में? डाउ केमिकल नामक कंपनी, डाउ। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायन देख लीजिए, कैसे रसायन बिखरे पड़े हैं सारे चारों ओर। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इधर देख लीजिए, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोग। साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरी का मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन कौन थे? एंडरसन। कौन थे? एंडरसन को सजा दिलाने के लिए आंदोलन चलाया था। एक मजदूर की क्या कीमत होती है? यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? विदेशी कंपनियों ने भारत आने का एक कारण है सस्ता श्रम, यानी भारत में जनसंख्या बहुत है, सस्ते मजदूर यहाँ मिल जाते हैं। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी विकसित देश में लगाएं तो भारत जैसे गरीब देश के मजदूरों के मुकाबले वहाँ मजदूरों की ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर पहली बार तो विकसित देशों में इनको मजदूर ही नहीं मिलेंगे, यदि मजदूर मिल भी गए तो उनको बहुत अधिक वेतन देना पड़ेगा। भारत में न वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी सुविधाओं पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की यहाँ कंपनियों में लागत कमाती है, मुनाफा ज़्यादा कमा लेती हैं कंपनियाँ यहाँ से। लागत में कटौती करने से इसे खतरनाक भी हो सकते हैं। आपको पता है जो यूनियन कार्बाइड कंपनी लगाई गई थी भारत में भोपाल में, इसमें जो सुरक्षा उपकरण थे एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही से काम नहीं कर रहे थे या उनकी संख्या कम थी। यानी जो सुरक्षा उपकरण थे पहले तो वो कम थे, और दूसरी बात जो थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के एक दल की संख्या 12 से घटाकर 16 कर दी गई थी। यानी जो मिक्स संयंत्र कामगार थे वहाँ पहले 12 काम करते थे, अब उनकी संख्या घटाकर 6 कर दी गई थी। यानी 6 कम कर दिए गए थे, जिससे मुनाफा अधिक हो किसको? कंपनी को। 1980 से 1984 के बीच मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दी गई थी। देख लीजिए, 6 महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन वो केवल 15 दिन का कर दिया गया था। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूरों का पद खत्म कर दिया गया था। यानी रात में जो पाली होती था उसके लिए मजदूरों का पद खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिका संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी होती है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो वर्जीनिया शहर है किस देश में है? अमेरिका में है, एक विकसित शहर है। ये कंप्यूटर का चेतावनी होती है, निगरानी व्यवस्था होती है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के केवल एक मजदूर के अंदाजे के सहारे काम चलता था। यानी मजदूरों को यदि कोई बदबू आए या खतरा लगे तो मजदूर उसको बता देते थे। लेकिन पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों में अलग सुरक्षा मानक होते हैं। दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतनी मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इसका जवाब यह है कि भारतीय मजदूरों का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं है। यानी जो भारतीय मजदूर हैं इनका मूल्य ज़्यादा नहीं है, इनका मूल्य बहुत कम है, तो फ़ौरन उसकी जगह पर दूसरे मजदूर आ जाते हैं। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी तनख्वाह में भी काम करते हैं लोग। कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों को इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर जो मालिक हैं कार्यस्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी इतने सालों बाद मालिकों का बराबर रवैया रहा। निर्माण स्थलों, कारखानों और दुर्घटना की खबरें रोज आती रहती हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। सुरक्षा कानूनों के क्रियान्वयन, जो कानून लागू किए जाते हैं सरकार को अच्छे से लागू करने चाहिए, बात यहाँ पर की गई है। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी
कोई भी कारखाना लगे, कोई भी कंपनी लगे, लेकिन सबसे पहले अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखना हो चाहिए सरकार को। एक बारी भोपाल के कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि जो यूनियन कार्बाइड कारखाना लग गया है वो सही से काम नहीं कर रहा है। 1978 में मिग उत्पादन कारखाने पर स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, यानी इसके जो मानक थे उनके खिलाफ कदम उठाए। सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल संयंत्र लगातार निवेश चाहिए। सरकार ने कहा कि लोगों को रोजगार मिला है, हमें इस कारखाने से लगातार निवेश चाहिए। यह बात सरकार ने बोली, भोपाल सरकार ने। नोट इम्पोर्ट यूनियन कार्बाइड का जो कारखाना था इसमें बार बार गैस का रिसाव हो रहा था, लेकिन सरकार को इस बात का पता था, लेकिन फिर भी सरकार बाहर निवेश चाहती थी, लोगों को रोजगार चाहती थी, कुछ नहीं बोली सरकार। या घटना देख लीजिए कहाँ की है, फ्रांस की घटना है। या एक ट्रेवल एजेंसी है, ट्रेवल एजेंसी। ट्रेवल आप समझते हो ट्रेवल क्या होता है। ट्रेवल जो व्हीकल होते हैं, परिवहन होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यात्रा करते हैं, ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा। ट्रेवल का मतलब क्या होता है, यात्रा। आदेश दिया कि वह अपने ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। ट्रेवल कंपनी को आया वहाँ की सरकार ने। इन सैलानियों को मुआवजा इसीलिए दिया गया क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण डिजीलैंड देखने के लिए और पेरिस खरीदारी करने से वंचित रह गए। जो लोग आए थे डिजीलैंड देखने के लिए और पेरिस से खरीदारी करने के लिए आए थे, लेकिन ट्रैवल एजेंसी के कारण क्या रह गए, इनको ये वहाँ पर नहीं पहुँच सके। फिर उनको क्या दिवाया गया, उनको मुआवजा दिवाया गया 8 लाख रुपये। फिर भोपाल गैस त्रासदी तो जिंदगी भर पीड़ा का सवाल है, तो उनको तो और भी अधिक मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन बहुत कम मिला है। ये विकसित देश की बात है। डिज्नीलैंड और पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। पर्यावरण की रक्षा के नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। 1984 की बात है ये। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। इसके बाद जो पर्यावरण है इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया। जो पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं अन्य लोगों ने इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को जिम्मेदार माना गया। इसके पीछे यह समझ थी कि पर्यावरण अगली पीढ़ी के लिए भी हक है, यानी अच्छा पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। ये लोग भारत के लोगों के समझ में आ गई थी कब आई, 1984 के बाद। इधर बॉक्स में क्या लिखा है, भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास जो जल है वो दूषित हो चुका है। वहाँ पर हैंडपंपों को लाल रंग किया गया है, यानी ये पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग फिर भी ये पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। देख लीजिए चित्र में लिखा है टू डाई, यानी आप इसका पानी यूज करने से मर सकते हो। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी जीवन का मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए, यानी जो शुद्ध पर्यावरण को भी, स्वस्थ पर्यावरण को भी जीवन का मौलिक अधिकार माना गया। सुभाष कुमार बनाम बिहार। सुभाष कुमार बनाम बिहार याद रखेंगे, 1991 में एक मुकदमा चलाया सर्वोच्च न्यायालय में। उसने कहा था कि सुभाष ने कहा बिहार से था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी अधिकार भी शामिल हैं, यानी प्रदूषण मुक्त पानी, प्रदूषण मुक्त हवा, ये भी एक क्या जीवन का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाए, नदियों को साफ रखने और दोषियों और उन पर भारी जुर्माना लगाए और कानून की प्रक्रिया को तय करे। ये याद रखेंगे, ये मुकदमा कौन सा है, सुभाष बनाम बिहार, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 21 के तहत कब किया गया, 1991 में। किसके लिए, शुद्ध पानी शुद्ध हवा की जिम्मेदारी सरकार की है। शुद्ध पानी शुद्ध हवा पाना प्रत्येक व्यक्ति की अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। यहाँ पर न्यायालय ने आदेश दिया कि जो दिल्ली में
रिहायशी क्षेत्रों में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों को बंद किया जाए और रिहायशी क्षेत्रों से बाहर भेजा जाए। इससे दिल्ली में प्रदूषण तो कम हुआ, लेकिन दूसरी समस्या पैदा हो गई। कौन सी? कि जो इनमें रोजगार पाया था वे लोग रोजगारहीन हो गए। और दूसरी बात ये थी कि ये कंपनी बाहर जहाँ जाकर लगी वहाँ भी तो प्रदूषण फैलाएगी। अब वहाँ प्रदूषण फैलेगा, दिल्ली में साफ हुआ तो ये यहाँ पर ये बात कही गई इस पूरे पैरे में, और कोई बात नहीं है। इधर देख लीजिए, इधर क्या लिखा है। आप देख रहे हैं एक गाड़ी पूरा धुआं छोड़ रही है। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में ये आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलेंगे, यानी CNG से चलेंगे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस याद रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आ गई। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली नई दिल्ली की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है और विषैले पदार्थों को पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाले बसों कारों से कारण पैदा हो रहे हैं। याद रखेंगे यहाँ से 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो सरकारी वाहन हैं वो अब डीजल के स्थान पर CNG से चलेंगे। 1998 में फैसला दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के बारे में। यह क्या लिखा है? रोजगार छिन जाएगा। जहाँ से मैंने आपको बताया था ऊपर, जहाँ से उद्योग जाएगा वहाँ रोजगार छिन जाएगा। छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लगे हुए हैं यहाँ पर। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम कर मिलता है, जहाँ के हालात पहले से ही ज़्यादा शोषण भरे होते हैं। विकसित देश विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं। जो विकसित देश हैं विषैले उद्योगों को कहाँ ले जा रहे हैं? विकासशील देशों में। इन देशों में कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सकें, अपने देशों को साफ सुथरा रखते हैं। दक्षिण एशियाई देश कौन से? खासतौर पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान कीटनाशक और एस्बेस्टोस बनाने वाले तथा जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखाने बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। कहाँ पर? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में कीटनाशक, एस्बेस्टोस, शीशे वाले कारखाने लगाए जा रहे हैं जो अधिक प्रदूषण करते हैं। शब्द संकलन उपभोक्ता कौन होते हैं? जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ उपयोग करता है। जो व्यक्ति वस्तु का उपयोग करता है वो होता है उपभोक्ता। उत्पादक जिस वो वस्तु का उत्पादन करता है बेचने के लिए वो यह उत्पादक है। निवेश आपको पता क्या होता है? निवेश होता है किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, लगाना पैसे। मजदूरों की यूनियन क्या होती है? मजदूरों का संगठन होता है। आमतौर पर मजदूर यूनियन कारखाने दफ्तरों में दिखाई देती है, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों में यूनियन हो सकती है, जैसे घरेलू नौकरी यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों और के साथ सौदेबाजी बातचीत करते हैं। मजदूरों के यूनियन वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी, पदोन्नति ये सब कौन करता है? मजदूर यूनियन के सदस्य करते हैं। एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान अनुच्छेद 21 के तहत बताया गया है। ये जो स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार 1949 में जब संविधान बना था उस समय इसके अंदर नहीं था, बाद में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।